में विकास का कितना पंच। मुद्दों पर बात, सवालों का सबसे बड़ा मंच। इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर 22 नवंबर मंगलवार दिन भर लगातार। योगी सरकार में विकास का कितना पंच। 77 जिलों में जहां पर भी इंडिया न्यूज के माध्यम से हमारे तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको हम लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आज बड़ा मौका है अपने विभाग के मंत्रियों से उनके कामकाज को जानने का, अपनी सरकार की नीतियों को समझने का। वक्त चुनाव का भले नहीं है, लेकिन 5 साल किस विजन के साथ, किस सोच के साथ, किस रोड मैप के साथ, किस मास्टर प्लान के साथ योगी सरकार अलग अलग विभागों में अपने कामकाज को साकार करने जा रही है। किस तरह की चुनौतियां पिछले 5 साल में रही और अगले 5 साल उन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या यहां पर तैयारियां की गई हैं, क्या उनकी तैयारियां हैं, आज सब कुछ उत्तर प्रदेश की आवाम को अगर जानना है तो आज दिन भर लगातार मंच के माध्यम से हम अलग अलग विभागों के मंत्रियों को उनके सामने आज लाने जा रहे हैं, उनसे संवाद करने जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम ऐसे लोगों को भी इस मंच में शामिल किया है जिनकी भूमिका प्रदेश के विकास में, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में कहीं से भी कम नहीं है। बिल्कुल। और देखिए शैलेंद्र कहते ना कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, तो लखनऊ कितना मुस्कुरा रहा है आज, वो भी सवाल होगा कि लखनऊ में लोगों की मुस्कुराहट किस हद तक बरकरार है और प्रदेश की मुस्कुराहट किस हद तक जनता की बरकरार है, उसको भी हम जानेंगे। क्योंकि अगर मुस्कुराहट का सवाल हो तो जवाब तो सरकार की तरफ से होगा, क्योंकि जनता के चेहरे पे खुशी लाना सरकार का ही काम है, सरकार की नीतियों का ही काम होता है, सरकार के विजन का ही काम होता है। और अगर खुशहाल जनता है तो सरकार यकीनन आगे भी जनता की सेवा में रिपीट होती रहती है। शैलेंद्र, जैसा कि बीजेपी का विजन है कि हम आते रहेंगे बार बार और जनता के लिए काम करते रहेंगे, विकास के लिए, विकास का एजेंडा बनाकर बीजेपी आगे क्योंकि बढ़ी भी है। बिल्कुल, विकास की बात है, सबके साथ सबके विकास की बात है, लेकिन बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो कि संभावनाओं का प्रदेश है। और हम सूचित कर रहे हैं अपने तमाम यहाँ पर मौजूद जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं कि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आ चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद मंच जो हमारा ये संवाद कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। हम उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर सभागार में कि उन्होंने अपना अमूल्य वक्त यहाँ पर दिया है। हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, परिवार कल्याण ब्रजेश पाठक जी आ चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद हम इस संवाद कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उपस्थिति उनकी अब यहाँ पर दर्ज हो चुकी है और इस सभागार में जो ऊर्जा है वो अब नया स्तर पर जा चुकी है शिवांगी, क्योंकि आज हर कोई उन्हें अपने बीच पाकर ये जानना है कि एक मौका है सरकार से सीधा संवाद करने का, उनके कामकाज को परखने का और उनसे उनके विजन को, उनके रोड मैप को, उनके मास्टर प्लान को समझने का। तो हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का इस सभागार में जो हमारे बीच आ चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हम उनसे संवाद शुरू करने जा रहे हैं। तो देश की सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज्यादा संभावनाएं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मौका है यूपी के मुद्दों पर चर्चा करने का। माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत यहाँ पर हमारे चैनल हेड श्रेय शुक्ला जी कर रहे हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं ब्रजेश पाठक जी का कि उन्होंने अपना अमूल्य वक्त दिया हमसे अपनी बातें साझा करने का। बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए अब कुछ ही मिनटों में देखिए अब हमारे जो खास मेहमान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं उनसे हम संवाद के सिलसिले को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक कार्यक्रम को शुरुआत तो उसकी जब परंपरा है कि दीप प्रज्वलित किया जाए, तो हम चाहते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें और उसके बाद संवाद के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और जो उम्मीदें हैं यहाँ पर उनसे बात करने की, उनके कामकाज को जानने को लेकर, योगी सरकार के कामकाज को लेकर से भी हम साकार करें। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कीजिए। बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए दीप प्रज्वलित करते हुए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में देखिए अब तस्वीरें वो भी होंगी जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी अपनी अलग स्टाइल में, उनका जो स्टाइल रहा है उसी स्टाइल में तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। परंपरा को निभाते हुए दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। अब बस जैसे ही मंच पर हमारे खास मेहमान बैठेंगे और उसके साथ साथ हमारे चैनल हेड श्रेय शुक्ला जी होंगे तो उनके तमाम वो सवाल होंगे जो आज ब्रजेश पाठक जी से पूछेंगे, लेकिन वो सवाल उनके नहीं, वो सवाल होंगे जनता के। और देखिए एक अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं
ब्रजेश पाठक जी, जो उनका वर्क स्टाइल रहा है शैलेंद्र, जिस तरीके से निरंतर हमने देखा उत्तर प्रदेश में काम करते रहे हैं, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा शिक्षा को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर, जो स्वास्थ्य है उससे जुड़ी तमाम चीजों को हमने देखा है, कैसे औचक निरीक्षण करते थे। उनका जो वर्क स्टाइल है वो इन दिनों चर्चा में है, लेकिन कार्यक्रम की अब औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। शिवांगी, दीप प्रज्वलित करके माननीय ब्रजेश पाठक जी ने इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इंडिया न्यूज परिवार उनके इस बहुमूल्य समय देने के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। उनकी उपस्थिति आज एक यहाँ से सकारात्मक संदेश देगी। ये संवाद की जो परंपरा हमने कायम करने की कोशिश की है वो आने वाले दिनों में जनता और सरकार के बीच की एक मजबूत कड़ी बनेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे संवाद की शुरुआत होने जा रही है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के साथ। ब्रजेश पाठक जी चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए तमाम ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिनकी सराहना शिवांगी प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। उनका वर्क स्टाइल क्या है, यूपी जैसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे वो नए आयाम दे रहे हैं, आज उनसे इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। हम मंच पर डिप्टी सीएम से संवाद के लिए इंडिया न्यूज के यूपी यूके के चैनल हेड श्रेष्ठ शुक्ला जी को आमंत्रित कर रहे हैं। वो उनके साथ मौजूद हैं कि वो इस मंच पर अब संवाद की इस प्रक्रिया को शुरू करें और संवाद के सिलसिले के आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें। जी, ओवर टू यू सर। हिस्सा लिया। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपकी के 6 महीने के जो कार्यकाल है उसको, देखिए, जो हमारी पहली सरकार थी 2017 से 22 तक, 17 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। थानों पर गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे, लफंगे कब्जा करके बैठे थे। सत्ता के संरक्षण में अपराधी तत्वों का बोलबाला था। इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। सड़क के मामले में बड़ी बुरी हालत थी। बिजली मात्र कुछ जनपदों को मिलती थी, जैसे इटावा या उनके जहां रिश्तेदार लोग रहते थे उन जनपदों को। और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से उद्योगपतियों का पलायन हो चुका था। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने हर मोर्चे पर डटकर काम किया और मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। जो हमारी मंत्रिपरिषद थी, हमारे जो माननीय विधायक थे, जो माननीय सांसद थे, सबके सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को चतुर्मुखी विकास की ओर हम लोग ले गए। सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। जी, आज मैं कह सकता हूं कि रोड के मामले में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। बिजली अब सभी जनपदों को बराबर मिलती है। हम राउंड द क्लॉक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बिजली देते हैं। तहसील पर भी हम 20 से 22 घंटे बिजली देते हैं और 18 घंटे गाँव में बिजली देते हैं। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के मामले में हमने समय सीमा तय कर दी है। हम मात्र कुछ घंटों में ट्रांसफार्मर भी बदलते हैं और फॉल्ट रिपेयर भी तत्काल करते हैं। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। अब 100% हमने तय किया है कि सभी लोग अस्पताल में उपस्थित रहेंगे। चिकित्सकों का व्यवहार मरीजों के प्रति घर जैसा होगा। मरीज को हम भगवान मान करके सेवा करेंगे। दवाइयाँ उनको सरकारी तौर पर उपलब्ध कराएंगे। पहले कभी भी चिकित्सा जगत में ये संभव नहीं हो पाया कि सरकारी अस्पतालों में जो मरीज आते हैं उनका डाटा सरकार के पास रोज आए। हम प्रतिदिन सभी अस्पतालों से रोज का रोज डाटा मंगाते हैं। मुझे बताने में प्रसन्नता है कि हम प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक मरीजों का इलाज करते हैं। हम डाटा जो मंगाते हैं तो लगभग 1,70,000, 1,60,000, 1,50,000, 1,40,000 प्रतिदिन मरीज हमारे अस्पतालों में आते हैं। ये CSC और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स का ब्यौरा है, PSC का ब्यौरा नहीं है। उन सभी का रात 12 बजे तक हमारे पास डिटेल आता है उन 1.5 लाख मरीजों का। और 1.5 लाख मरीजों से प्रति 5 जिले में, कोई भी 5 जिले में चयन करके हर जिले से 2 मरीजों से स्वयं बात करता हूं कि आपको अस्पताल में कैसी व्यवस्था मिली, चिकित्सकों का व्यवहार कैसा था, सरकारी दवाइयां मिली कि नहीं मिली, जांच कैसी हुई, रहन सहन कैसा था, आदि आदि। उनकी संतुष्टि के आधार पर हम आगे काम करते हैं। कहीं कोई शिकायत मिलती है तो उसमें हम कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। मैं बता दूं, करीब 12,000 मरीज हमारे पास एक्सीडेंटल रोज आते हैं, ट्रामा के केसेज हैं, और 8,000 मरीज हमारे पास गंभीर रोगों से ग्रसित आते हैं। सभी का हम निःशुल्क इलाज करते हैं। 5,000 ऑपरेशन प्रतिदिन हम निःशुल्क अपने हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगातार हम बदलाव ला रहे हैं।
हमने मेडिकल कॉलेज, हमारे पास जब हमने 2017 में कमान संभाली तो मात्र 13 मेडिकल कॉलेज इंटायर स्टेट में थे। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 30 प्राइवेट क्षेत्र में और 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। मात्र 14 जिले बचे हैं जहां पर अभी मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हमें करनी है। अभी कागज में हम पीपीपी मोड में जाने वाले हैं। मुझे ये कहने का उत्तर प्रदेश की जनमानस की तरफ से अवसर मिला है कि हम हर परिस्थिति में अपने मरीजों के साथ खड़े हैं, राउंड द क्लॉक उनकी हम मदद करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट हमारे सामने उत्तर प्रदेश को लेकर के था लॉ एंड ऑर्डर। कई माफिया गिरोह, कई जिलों में एक एक माफिया गिरोह खड़े थे जिनका सरकारी ठेकों पर वसूली, गुंडई, अराजकता, मकान पर कब्जा करना, प्लाट मकान, दुकान लूटना, बहू बेटी को बुरी नजर से देखना, स्कूल, डिग्री कॉलेज, बच्चियां अपने वर्किंग प्लेस पे काम नहीं कर सकती हैं। हमने उत्तर प्रदेश में से गुंडों को जेल भेजा और प्रदेश के बाहर किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कोई भी सक्रिय नहीं है। संगठित माफिया गिरोह पूरी तरह से ध्वस्त है। इसके अलावा विपक्ष लेकिन ये आरोप लगाता है कि आप लोग जो कार्रवाई करते हैं वो टारगेटेड होती है, सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। हम अपराधियों को सेलेक्ट करते हैं। जो अपराधी जिसने कानून तोड़ा उसकी कमर हमने तोड़ दी है। हाँ, सामान्य जनता को कष्ट न हो, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई उसको हम सुनिश्चित करते हैं। किसी भी अपराधी को जो जनमानस में छुप करके बैठा है, राजनीतिक चोला पहन करके बैठा है और अधिकारियों के संरक्षण में बैठा है, उसको हम पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ देते हैं। उसको बचने का कोई अवसर नहीं है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हुई हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है, किसी को छोड़ा नहीं। हमने अपना पराया नहीं देखा, छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर। इसके अलावा जो बच्चियां थी, जो बेटियां थी, बहुएं थी, काम के लिए वर्क स्टेशन पर जाती थी, स्कूल डिग्री कॉलेज के बाहर फप्तियां कसते थे, हमने ऐसे मामलों में 16,500 मुकदमे दर्ज किए हैं और 15,000 से अधिक लोगों को जेल में ठूसा है। किसी को भी जेल के बाहर रहने की अनुमति नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश में आप कानून तोड़ोगे तो हम कानून के तहत ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आपकी पुश्तें याद करेंगी आने वाली। जी, एक और सवाल है मेरा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों डेंगू के काफ़ी मरीज देखने को मिल रहे हैं, तो डेंगू से बचने के लिए आप लोग किस तरह से योजना बना रहे हैं? और इधर एक समय में फिगर देख के ऐसा लग रहा था कि डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ गया। देखिए, हम वर्ष में 3 बार संचारी रोग अभियान चलाते हैं, चाहे रोग आए या ना आए। ऐसा करके उत्तर प्रदेश में जो मच्छर जनित बीमारियां थी उन पर हमें रोकथाम करने में बड़ी सफलता मिली। डेंगू इधर आया क्योंकि बरसात लेट हुई। अक्टूबर माह में बरसात कभी बड़ी नहीं होती थी, छुटमुट 2-4 बूंदें गिर जाती थी। लेकिन अक्टूबर माह में बरसात ऐसी हुई जैसे फागुन में या भादों में बरसात होती है। तो अक्टूबर माह में बरसात होने के कारण जब स्वच्छ जल घरों के बालकनी में, छत पे, बरामदों में या लॉन में, आंगन में भर जाता है, जैसे टूटे खिलौने हैं, टायर है या अन्य कोई कूलर है, फ्रिज का बैक वाटर है, एसी का बैक वाटर है, उससे ये डेंगू का लार्वा पनपता है और जो नाले में स्वच्छ जल इकट्ठा हो जाता है वहाँ पनपता है। हम लगातार फॉगिंग कराते हैं। ये काम नगर विकास और पंचायती राज विभाग का है, लेकिन हमारी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को इसका नोडल बना करके 10 विभागों को हमने समन्वय स्थापित कराया, जिसमें पंचायती राज, नगर विकास, स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा कृषि विभाग, हम ऐसे 10 विभागों को, उद्यान विभाग की पूरा गली मोहल्ला में ढूंढ करके हम ऐसे लार्वा को समाप्त करें। पिछली बार जब डेंगू का प्रकोप हुआ था तो नंबर 1 पर फिरोजाबाद और सिद्धार्थनगर था। इस बार वहां पर मरीज नहीं मिले क्योंकि हमने अभियान ठीक से चलाया। हम अभी चूंकि डेंगू से गुजर रहे हैं, हम साथ साथ में पैरेलल जांच भी करा रहे हैं कि संचारी रोग अभियान चलाने में कहीं कोताही तो नहीं हुई। डेंगू को अब कंट्रोल तो हमने कर लिया, लेकिन अस्पताल में किसी डेंगू मरीज को दिक्कत न हो, बुखार से पीड़ित मरीज को 100% हम डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हमने जिलावार बना दिए हैं। अस्पताल में दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटलेट्स ब्लड बैंक में पर्याप्त उपलब्ध है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोगों को उच्च कोट की इलाज की व्यवस्था हम सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टर समिट हो रही है, बड़ा जोर शोर से सरकार उसका प्रचार भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि इस तरह का माहौल अब तैयार हो चुका है कि इन्वेस्टर्स आएंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य 2017 से पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। अब ये आर्थिक मोर्चे पर बहुत संभावनाओं वाला स्टेट है। पूरे देश में हम नंबर 1 पर शीघ्र ही आ जाएंगे। उसका कारण है कि हम 25 करोड़ लोग हैं और 17 से 22 तक हमने जो इन्वेस्टर सबमिट किए और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे।
आप देखते होंगे कई बड़े बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे हैं। मैं कह सकता हूं कि नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन बनाने वाली फैक्ट्री, जो मोबाइल के स्क्रीन्स होते हैं, दुनिया में नोएडा से जा रहे हैं, और वो फैक्ट्री सैमसंग ने लगाई है। इस प्रकार डिफेंस के क्षेत्र में हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं। बड़े बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे, लेकिन अब आवश्यकता हुई कि दुनिया के उद्योगपतियों को हम आमंत्रित करें। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अगले वर्ष जनवरी फरवरी में होगा, और बड़ी संख्या में देश के उद्योगपति, दुनिया के उद्योगपति उत्तर प्रदेश आकर अपने उद्योग को लगाएंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य संभावनाओं वाला स्टेट है, ये सभी उद्योगपति मानते हैं। हमने अपने औद्योगिक कानूनों में बदलाव किया, सिंगल विंडो सिस्टम लाए, उनको जमीन आवंटन में सहूलियतें दी, टैक्सेज में छूट दी, विद्युत के लाइनें नहीं बनाई, और हर क्षेत्र में प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़े। साथ ही साथ डाटा सेंटर में, अभी तक डाटा सेंटर में लोग कहते थे कि बेंगलुरु या हैदराबाद, अब उत्तर प्रदेश राज्य को जानेंगे। हमने सबसे बड़ा डाटा सेंटर अभी नोएडा में स्थापित किया है। अब उन जिलों में भी स्थापित करेंगे जहां पर हमारे पास नौजवानों की बड़ी टीम है। हम उनको रोजगार से जोड़ेंगे, और डाटा सेंटर से जुड़ करके दुनिया को कोई भी कंट्री हमसे मदद ले सकता है, हम उनकी ऑनलाइन मदद कर सकते हैं, उनका डाटा फीड करके उनको सेंड कर सकते हैं। और ये बदलता हुआ प्रदेश है। औद्योगिक क्षेत्र में विकास के मामले में हम नंबर 1 पर शीघ्र आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सरकारी डॉक्टर्स की कमी बहुत है। आपके पास ये विभाग है और बहुत अहम विभाग है, तो उस कमी को कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि मेरे इस सम्मेलन में काफ़ी डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जी, फिर वही बात रिपीट करना पड़ेगा। 2017 से पहले मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे। एक मेडिकल कॉलेज से मैक्सिमम प्रतिवर्ष 150 बच्चे निकलते हैं। वो केजीएमयू जैसे 1-2 मेडिकल कॉलेज, बाकी 100 सीटें वाले हैं। तो जब मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे तो बच्चे कहां से चिकित्सक बन पाते? अब हमारे पास बड़ी संख्या में चिकित्सक आएंगे, और हमने ओपन फॉर ऑल वॉक इन इंटरव्यू रखा है। कोई भी सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहता है, हम वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती करते हैं। मुझे बताने में प्रसन्नता है कि आज हमारे पास 22,000 चिकित्सकों की फौज है। 12,000 हमारे पास रेगुलर प्रांतीय सेवा के हैं, बाकी एनएचएम के माध्यम से हम संविदा पर उनको रख करके काम ले रहे हैं, और सभी चिकित्सकों को 100% उपस्थिति हो। और केवल चिकित्सकों की दिक्कत नहीं है, पैरामेडिकल को भी आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। पैरामेडिकल नर्सेज किसी ने ध्यान नहीं दिया। WHO का पैमाना है कि एक चिकित्सक पर 3 नर्स और 3 पैरामेडिकल होना चाहिए। हमने तय किया कि हर मेडिकल कॉलेज में हम नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, और उस प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। पहले पता उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज सरकारी क्षेत्र में मात्र 5 थे। इन 6 महीनों में, जितने दिन में मैंने काम किया, 7 खोले हैं। अभी 11 और खोलने जा रहे हैं, और आते आते हम हर जनपद के मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल खोल देंगे, जिससे हमारे पास पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल और नर्सिंग भी मिल पाए। इसके अलावा हमने वर्तमान परिस्थितियों में MBBS की सीटों को दोगुनी कर दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों को, जो MD, MS, MCH की सीटें, उनको दोगुनी किया है। नर्सिंग कॉलेज की सीटों को दोगुनी किया है। पैरामेडिकल कॉलेज की सीटों को दोगुनी किया है। 37 वर्षों से GNM, ANM के हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बंद पड़े थे। 37 वर्षों के बाद पहली बार अभी 2 माह पहले हमने उनको पुनः चालू करने का काम किया है। सड़कों के गड्ढे भरने का काम बहुत तेज़ी से हुआ। 15 नवंबर की डेट दे दी गई कि 15 नवंबर तक सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे। फिर एक बार डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये सवाल इसलिए बहुत वाजिब है क्योंकि जो आम आदमी है, चाहे आप हों चाहे हम हों, सबको सड़कों से ही निकलना है, और अगर गड्ढे युक्त सड़कें होती हैं तो फिर वो सरकार के डेवलपमेंट का आईना भी होती है। तो इस चैलेंज को आप किस तरह से निपटा रहे हैं? इस बार अक्टूबर भर बरसात हुई, तो पहले सामान्यतः बरसात के बाद हम लोग सितंबर अक्टूबर में गड्ढे भर लेते थे। बरसात के कारण रेनकट भी हुआ, और फिर हमने गड्ढे भरने की कार्रवाई प्रारंभ की। चूंकि बरसात लेट तक हुई, तो हमने कहा कि गड्ढे भरना केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना, गुणवत्ता भी देनी है। अब जो गड्ढा कंपनी भरेगी, 2 साल तक गड्ढा टूटेगा नहीं, उसकी गारंटी हमने ली है। इस वजह से गुणवत्ता परक, क्योंकि गड्ढे को जो पानी भरा उसको साफ करना है, धूल हटानी है, तो इसमें सूखने में समय लग रहा था। इस वजह हमने कुछ समय बढ़ाया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को हम गड्ढा मुक्त करेंगे समय सीमा के अंदर। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला था मदरसों का सर्वे। मदरसों का सर्वे हुआ, सर्वे के बाद रिपोर्ट्स सारी सबमिट हो गई DM ऑफिस में। उन रिपोर्ट्स में क्या सरकार के पास निकल के आया? और ये भी बात हो रही कि अभी और भी जांच होगी, ये भी सवाल उठ रहा है। जी देखो, उत्तर प्रदेश राज्य में हमारी जिम्मेदारी है, हमें जनता ने दायित्व सौंपा है कि सरकार को हम सुव्यवस्थित चलाएं। तो हमारे परिसर में, उत्तर प्रदेश राज्य के परिसर में कौन कौन क्या काम कर रहा है सूचीबद्ध होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। जी, होना चाहिए कि नहीं?
बताइए ना। हाँ हाँ, होना चाहिए। चलिए। मतलब जो अपना बोर्ड लगाए है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मदरसा संचालित कर रहे हैं, या हम चाट की दुकान खोले हैं, या हम यहाँ मोबाइल बेचते हैं, तो उसका एक हमारे पास सूची होनी चाहिए ना, कौन क्या कर रहा है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए जी बताइए। हाँ, होना चाहिए। ठीक। तो हमने पूरे प्रदेश के ऐसे मदरसों को सूचीबद्ध किया कि जो रजिस्टर्ड हैं और जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। अब उस दौरान हमें इस बात को प्रकाश में आया और जांच में पाया गया कि ढेर सारे मदरसे गैर सूचीबद्ध हैं, यानी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं। उससे दिक्कत उन लोगों को है कि हम मदरसों को जो आर्थिक सहायता देते हैं वो उन अनरजिस्टर्ड मदरसों को नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर वो चाहेंगे तो उनको हम मदद भी करेंगे। दूसरा, इस दौरान जांच में यह भी आया कि गैर सामाजिक, गैर कानूनी, अवांछनीय और भारत विरोधी गतिविधियां भी बॉर्डर के जिलों में संचालित हो रही हैं, तो उनको हम सूचीबद्ध करेंगे। और मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हम गैर कानूनी, भारत विरोधी, गैर सामाजिक, सामाजिक विद्वेष को फैलाने वाली गतिविधियों को हम चलने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से ऐसे स्रोतों को, ऐसे लोगों को क्रश करेंगे, समाप्त करेंगे। आपने कहा बॉर्डर पर जो मदरसे हैं, गैर बॉर्डर पर, जो नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे हैं, तो क्या अभी ये जांच का दायरा और बढ़ेगा? नहीं, जांच तो हो गई है। अब हमें ये करना है कि जो गैर कानूनी है उनको चिन्हित करके कार्रवाई करना है। आपने भी पसमानदा समाज के सम्मेलन में हिस्सा लिया और पसमानदा समाज में बढ़ चढ़कर आपने एक तरह से कहा जाए अगुवाई की, तो ये कहाँ से बीजेपी के खास तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, उनका मानना है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव लाने का हम काम करेंगे। उसको महसूस होना चाहिए, गरीब आदमी को, आम आदमी को, उसकी अपनी सरकार है। उनको पक्का मकान देना है। जैसे पसमादा में भी ढेर सारे मुस्लिम समाज में, पसमादा में ढेर सारे गरीब लोग हैं। तो जब हमने लाभार्थियों की सूची देखी, सूची में मुस्लिम समाज के बड़ी संख्या में लोगों को मकान मिला है, शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, जनधन खाते से लाभ मिला है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, ढेर सारी योजनाओं में उनको मुख्यधारा में आने का अवसर मिला। तो उन लोगों ने कहा कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला है। तो लखनऊ में, रामपुर में, बरेली में ढेर सारे कार्यक्रम अब जिलों में हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें मुख्य धारा में आने का अवसर मिला, जीवन स्तर में बदलाव आया है। हम भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और अपने जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहते हैं, सबका स्वागत करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो पसमानदा समाज का जो मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी को वोट करेगा और वो वोट में कन्वर्ट होगा? आप इसको वोट से क्यों जोड़ते हैं? नहीं, राजनीति में तो जीवन में बदलाव लाने के लिए तो अंततः चुनाव लड़ना पड़ता है ना। हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति समझता है कि हम अच्छे हैं तो मुझे वोट करेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, बदलाव लाना है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, खतौली में, रामपुर में और मैनपुरी में। मैनपुरी का चुनाव सबसे ज्यादा रोचक है। वहां पर चाचा भतीजे की जोड़ी ने एकजुटता दिखाई है, वो एक मंच पे है। वहां पर आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं बीजेपी के लिए इस जोड़ी को? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जन जन का भरोसा जीतने में कामयाब रही है। कारण उसका प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं घर घर पहुंची हैं। आप सोचिए कि 75 साल बाद भी लोगों को मकान पक्का नहीं मिला था, शौचालय छोटा लगता है। क्या हमारी बहू बेटी, हमारी अम्मा रात के अंधेरे का इंतजार करेंगी तब वो जाकर के नित्य क्रिया से निपटेंगी? ये आज़ादी के 75 वर्षों के बाद हो रहा था अपने देश में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को शौचालय दिया है और उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। मकान मिला है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज है, किसान सम्मान निधि है, यूरिया नहीं मिलती थी किसानों को, लाठी चलती थी इन्हीं की सफाइयों के शासनकाल में। और आप जहां तक मैनपुरी की बात कर रहे हैं, मैनपुरी में कुछ लोगों ने भोले भाले लोगों को बरसों से दबाया है। उनके मन में पीड़ा नहीं होगी कि एक ही व्यक्ति लगातार डंडा मेरे ऊपर चला रहा है? उनको मुख्य धारा में आने का अवसर नहीं मिलेगा जीवन में कभी। अन्य लोग भी वहां रहते हैं, तो वो लोग अब अंगड़ाई ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में। और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से साथ तीनों उपचुनाव में जीतेगी। अच्छा, अगर गुजरात चुनाव की बात करें, गुजरात चुनाव इस समय जोरों पर है। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी तरह से अपने ढंग से प्रदर्शन कर रही है। आपका क्या प्रेडिक्शन कहता है? आपका क्या आकलन कहता है कि मैं गुजरात गया था जी? मैं स्पष्ट कर दूं, ये केवल मीडिया में, अखबारों तक सीमित है।
भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो दहाई नहीं पार करेंगे, इकाई में ही रहने वाले हैं। तो आपकी कितनी सीटें आएंगी, क्या आकलन है आपका? मैं ये कह सकता हूं प्रचंड बहुमत आएगा, मतलब जिसकी पिछली बार जितनी सीटें थी उसमें भारी बढ़ोतरी होने वाली है। अच्छा, क्या फैक्टर रहेगा गुजरात में? देखिए, फैक्टर कुल मिलाकर के हर जगह डेवलपमेंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरा देश चाहता बदलाव, और प्रधानमंत्री जी उसमें सफल हुए हैं लोगों को अपने साथ जोड़ने में, और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोगों का लगाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। और गुजरात तो वैसे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही है, वहां किसी का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को राह दिखाई है वो गुजरात से शुरू हुई है। तो गुजरात में किसी की कोई दाल गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार वहां बनाने वाली है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको हर जगह बुलाया जाता है, बड़ी डिमांड रहती है उनकी। देखिए, हम चाहे दिल्ली के एमसीडी चुनाव हो, चाहे गुजरात, हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग हर जगह जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर हैं तो हर जगह उनका लोग स्वागत करते हैं। नहीं, उनको एक तरह से पोस्टर बॉय, उनको माना जाता है कि वो जितनी ज्यादा रैलियां करेंगे उतनी ज्यादा जीत मिलेगी। आप जिसको चाहे बना दीजिए, मीडिया का अधिकार है जी। नहीं तो आप भी जनसभाएं कर रहे हैं वहां पर जाके? देखिए, हमको भाई, देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी दायित्व देती उसका मैं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करता हूं। अच्छा, आपको अब इस वक्त लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विपक्षी पार्टी ऐसी है जो 2024 के जो चुनाव हैं वो आपके लिए चैलेंज साबित होगी, लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो? देखिए, 2024 का चुनाव अद्भुत होगा। मुझे लगता है कि सन 52 से चुनाव हो रहे हैं, और हर बार विपक्ष ने सत्ता को कड़ी चुनौती दी है। इस बार आप देखेंगे डबल इंजन की सरकार, 80 में 80 हम जीतेंगे, और ये अद्भुत चुनाव होगा कि प्रदेश की जनता ने सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माना, और 80 की लोकसभा सीटों में 80 भारतीय जनता पार्टी को प्रदान की। यह चुनाव अद्भुत, ऐतिहासिक भारतीय राजनीति के कार्यकाल में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की आपने कहा 80 में 80 जीतेंगे, तो बाकियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं क्या? आप क्या देखते हैं, कौन बचा उनके पास है? दोनों मिलकर लड़ चुके हैं, कांग्रेस सपा मिलकर लड़ चुकी है, कांग्रेस बसपा मिलकर लड़ चुकी है। वोट का जो अंक गणित कहता था, लोग कहते थे कि अब तो भाई दिक्कत आ जाएगी, याद है? जी जी, याद है आपको क्या हुआ? तो लोगों के मन में, लोगों के दिल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कमल का फूल वास कर गया है। लोगों को सुरक्षा महसूस होती है। सरकार से लोगों को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, उनके जीवन स्तर में कोई बदलाव ला सकता है तो बीजेपी ला सकती है, उनको महसूस हो गया है। उनको कोई कठिनाई न हो, उनको कोई गुंडा बदमाश परेशान न करे, अस्पताल जाए तो दवाई मिले, उनको निःशुल्क मकान मिले, ढेर सारी सरकारी योजनाओं में भागीदारी मिले। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, उनको, जो हमारे नौजवान हैं, उनको यह न महसूस हो कि जो सरकारी पद हैं वो लूट के अड्डे बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लोक सेवा आयोग को नाम पोत करके, लोग हटा के, लोगों ने एक जात विशेष का नाम लिख दिया था, याद है आपको? हाँ, जी, जी। आपने खबर चलाई थी, मुझे याद आ रहा है। क्या खबर थी वो? जी बताइए, क्या खबर थी? वो अलग, क्या नाम था उसका? नाम तो मैं भी भूल रहा हूँ। भूल? क्या नाम था उसे बताइए तो। नाम मैं भी भूल रहा हूँ, आपको याद हो तो? वही जो आप मन में वही लिख दिए थे सब। तो आप सोचिए, ये मेघा जो प्रदेश की है, पास से देखती है। इंटर जब बात बच्चा पास करता है, उसको लगता है कि हम भी सरकारी पद पर बैठेंगे, और हमारे अंदर मेहनत है। 50 पोस्टें एक एसडीएम की एक बिरादरी को आप दे देंगे। 80 पदों में लूट मचा दी थी आपने, लोक सेवा आयोग को आपने नंगा करके रख दिया था। आज हमारी सरकार में एक भी बच्चा जो मेरिट के आधार पर है उसका चयन होगा, और कोई भाई भतीजा बात नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, और जो गड़बड़ी करेगा उसको जेल भेज देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एकदम ईमानदारी से आप उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को कितने नंबर देते हैं? क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ये लोग तो बस सीधे। विपक्ष में कौन आरोप लगाता है? नाम बता दो। विपक्ष में तो सभी बहुत सारे देखो, मैं कहूं ना, हमारे गांव कहावत कहते हैं, सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले जेमा 72 छेद। जी, समाजवादी पार्टी कैसे कह सकती है? क्यों दादा? नहीं, विपक्ष तो पूरा आरोप लगाता है, बसपा भी तो आरोप लगाती है। बसपा ये कहती है कि आप, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप ये नहीं कह सकते कि सारे लोग हमारे पास आ जाएंगे।
हम बहुमत के आधार पर मेरा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश को आप एक काम करो, कितना नंबर मैं दें? एक काम करता हूँ, पीछे जो लोग बैठे हो किसी एक आदमी से पूछ लो, उसका किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। नहीं, पार्टी पूछ से लो। यहाँ किसी का तो affiliation पूछो नहीं आप किसी से, पूछो किसी एक से पूछो आप। चलिए कोई माइक दीजिएगा। इधर सर आप बताइए। इधर नहीं मैं तो सवाल ले ही लूंगा। ब्रिजेश जी ये बताइए, बड़ी श्रेय जी की बात का जवाब दीजिए आप, या तो माइक आगे बढ़ाइए चलिए एक बार उनसे ले लेते हैं, फिर आप सवाल पूछिए। और उनसे कहा कवा रहे हो, फंस जाएंगे बेचारे। दादा से कवा रहे हो। नहीं, ये बात तो ब्रिजेश जी मैं समझता हूँ कि ठीक कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में तो सुधार हुआ है निश्चित रूप से, और संगठित अपराधों पर तो पूरी तरीके से प्रभारी ढंग से हैमर किया गया है और चोट की गई है। जो कब्जे होते थे, जो जिस ढंग से अपहरण होते थे, जिस ढंग से फिरौती मांगी जाती थी, निश्चित रूप से इस सरकार में उसका श्रेय तो दिया जाना चाहिए। अब ये जान लीजिए, नारा लगने लगा था सपा के शासनकाल में कि वो समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। जी जी, आप पूछिए। कोई और सवाल पूछना चाहेगा ब्रिजेश पाठक जी से? जी इधर सक्सेना जी, अब बैठ के पूछिए ना मुझे। आपने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा और वास्तव में जो है स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ही सुधार हुआ है और आपने बड़ी मेहनत भी की है। मैंने देखा आप इतना सर्वे करते हैं, अचानक निरीक्षण करते हैं और लाइनों में भी लग करके पर्चा बनवाया आपने, बहुत मेहनत की है। लेकिन एक शिकायतें बार बार आती हैं जो हम पेपर में पढ़ते हैं कि दलालों का अभी भी जो है वहाँ पर दबदबा है। वो मरीजों को ज़बरदस्ती जो है प्राइवेट नर्सिंग होम में ले दादा हम चिन्हित कर रहे हैं और उनको भी ऐसी कार्रवाई करने वाले हैं, बचेंगे नहीं, आप चिंता मत करें, तगड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये जो जेनरिक मेडिसिन हैं ये जो है उनको उपलब्ध नहीं है, अभी भी डॉक्टर्स जो हैं बाहर के पर्चे। दादा हम लगातार लिखते रहते हैं, लगातार आ रही बात भी करते, 2-3 पे खिलाफ कार्रवाई भी की है दादा हमने। ये बड़ा, और सुल्तानपुर में दादा हम खुद गए थे, एक जेनरिक मेडिसिन ना लिख करके ब्रांडेड लिख दिया था, तो हमने खुद जाके मौके पकड़ा था और कार्रवाई कर दी थी। और इसमें दादा ब्रिजेश जी धीरे-धीरे सुधार बड़ा आ रहा है। मौजूद सवाल पूछा है, क्योंकि हम लोग के सामने भी ये बात आती है जेनरिक मेडिसिन वाला। क्या है ना, देखो ये बहुत दिनों से जंक लगा था, अब धीरे धीरे मिट्टी तेल रेगमाल लगा के हमने छुड़ा लिया है। अब व्यवस्था कुछ दिनों में सब चाक चौबंद हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्दी। आपको बदलाव नजर ना आए, एक काम करिए, आप चुपचाप जाइए, माइक वाइक न ले जाइए, किसी अस्पताल में रात में टहलिए, आपको कोई अटेंड न करे, अव्यवस्था मिले, दिन में जाइए अव्यवस्था मिले, तो आप हमें तत्काल मेरे पकड़ लीजिए कि भैया गलत। औचक निरीक्षण तो हम भी आपके साथ कर और चुके हैं। होता क्या है कि जब हम बता के जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि ये बता क्यों नहीं जाते। कुछ हमारे ही लोग हमें टोकते हैं कि आप कार्यक्रम जारी करके जाइए। कार्यक्रम जारी करने में जानते हो दिक्कत क्या होती है? पहले अधिकारी लोग दोनों सड़क की तरफ चूना डालेंगे, पुलिस खड़ी कर देंगे, फिर लाल दरी जो बिछा देंगे, फिर हम उतरेंगे जाएंगे, तो 2-4 हज़ार रुपये फालतू खर्च करते हैं और सच्चाई के आने के बजाय सब मिटा देते हैं सबूत गंदगी के। तो हम चुपचाप जाते हैं, तो अब ये लोगों को लगता है हम कहीं भी जा सकते हैं, तो सब जगह व्यवस्था ठीक रहती है। तो हम प्रतिदिन 2-3 हॉस्पिटल जाते हैं और लोगों से संतुष्टि का पैमाना में लेते हैं। बदलाव आ गया है, थोड़ा बहुत कमी दादा उसको हम दुरुस्त कर लेंगे। जी एक सवाल। आदरणीय, मैं कानपुर से आता हूँ, आपके गृह जनपद उन्नाव के पास का हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो डेंगू की एक व्यवस्था आप कानपुर में पढ़ रहे होंगे कि उसका प्रकोप थोड़ा बढ़ रहा है, चूँकि आपने 10 डिपार्टमेंट दे रखे हैं जी, और उसका आकलन भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उस पर और तेजी बढ़ती जाए, जैसे आपका निरीक्षण बार बार हुआ, आपका सुझाव अच्छा है। फोकस, आपका सुझाव अच्छा, मैं फिर चला जाऊंगा। हाँ, मैं जाऊंगा दादा। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। निरीक्षण आज ही कानपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को, काला साहब को बुलाया था हमने और सीएमओ को बुला करके निर्देश दिया है कि कानपुर में एक भी मरीज वापस न जाए। और इसमें क्या है, देखो हमको कोविड में दिक्कत थी, चाहिए था वेंटिलेटर, अब हमने कहा कि बरामदे में टेंट हाउस की खटिया लगा दो, आप वहीं उसको दवाई दो और किसी भी मरीज को अस्पताल से वापस मत करो। किसी भी कमरे को आप वार्ड बना दो, टेंट हाउस की खटिया गद्दा मंगा लो, तकिया मंगा लो, मरीज को सुलाओ, उसको प्लेटलेट दो, दवाई दो और निराश होकर वापस मत करो कि जगह नहीं है। हमने ये तय कर दिया किसी भी जिले में एक भी मरीज हमारे अस्पताल से वापस नहीं जाएगा बुखार का। हम उसे भर्ती करेंगे, इलाज करेंगे और साथ में भोजन का भी इंतजाम करने का है। प्रार्थना है कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके बचाव के लिए तरीके, जैसे मैं अभी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा हूँ, कल मैंने कानपुर में भी शिविर लगाया, मैंने 3500 क्या
7,000 आदमियों को देखा जी। और डेंगू के बचाव के लिए मैं प्रयास करता हूँ और डेली मैं कैंप लगाता हूँ। ठीक है। आप कानपुर के समाचारों में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने देखा है पर डे आपको मैंने देखा आपका है। मेरा कैंप बिल्कुल। रेगुलर मैंने चलता देखा है। और ये जन आंदोलन के बगैर हम मच्छरों को समाप्त नहीं कर पाएंगे। और ये जन आंदोलन चलेगा। देखिए, इंसेफ्लाइटिस समाप्त हुई ना। इंसेफ्लाइटिस को लोग बोलते थे ये जमोगा है, टिटनेस हो गया, कोई भूत रख लिया। अब इंसेफ्लाइटिस पर हमने कंट्रोल किया। आपको पता, आप तो चिकित्सक है, कालाजार समाप्त है ना, मलेरिया पे कंट्रोल है ना। ये डेंगू के लार्वा को समाप्त करना, इसको अभियान चलाकर के जन आंदोलन बनाना है और पूरे प्रदेश के लोगों की मुझे मदद चाहिए इसमें। एक सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने जो बड़ी 3 चुनौतियां हैं वो क्या है? हमारे सामने 3 चुनौतियां, एक तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देना है। आप मतलब- मानते हैं रोजगार की समस्या नहीं, है? मेरा देखिए, ये सतत प्रक्रिया से ट्रेन है ना, ट्रेन चलती रहती है। जी। अब ये नहीं सकते कि ट्रेन कानपुर से चली अब उन्नाव में समाप्त हो जाएगी। वो तो ट्रेन उन्नाव जाएगी, लखीमपुर भी जाएगी, सीतापुर रोज चली घूमती रहेगी। ऐसे रोजगार, रिटायर होंगे लोग, आते रहेंगे, चलते रहेंगे, हम भर्ती करते रहेंगे और बड़ी संख्या में जोड़ना है। ये जो अभी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, अब सोचो इसमें जितना इन्वेस्ट आएगा, पिछली बार आया था 4.5 लाख करोड़ का, अब की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इसमें जो भी उद्योगपति आएगा, हर उद्योग में 10,000 लोग नौजवान भर्ती होंगे। अब उत्तर प्रदेश में सोचिए कि जब कोविड था 40 लाख लोग बाहर से आए, जिसमें ड्राइवर थे, फिटर थे, मिस्त्री थे, थेवई थे, नौवा थे, बढ़ई थे। हमने सबको एडजस्ट किया, ओडीओपी जोड़ दिया। अब कोई बंबई बंगलोर नहीं जाएंगे। 90% लोग यहीं रुक गए। जिनका कारोबार बाहर था, घर नहीं था, वो अपने गांव से वापस नहीं गए। हमने 40 लाख लोगों को यहां एडजस्ट किया। तो ऐसे ही हम सबको एडजस्ट करेंगे और सबका नंबर आएगा। और जितने नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, भाई मैं आपके तरफ से पूरी चिंता कर रहा हूं, आपके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, आपके रोजगार के लिए पूरी ताकत के साथ मैं आपकी मदद करूंगा और सरकार में रह करके काम कर रहा हूं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश, धन्यवाद, उत्तराखंड से बात की। अब कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं जिनका सम्मान करना है। बस मैं 5 मिनट का समय और लूंगा, फिर। धन्यवाद जी। दादा लो। देखिए, पहली इन्वेस्टर समिट जो है वो मुलायम सिंह के शासनकाल में हुई थी और अमर सिंह, जिसमें अंबानी और ये बड़े बड़े देश के सारे लोग आए थे, प्रस्ताव भी आए थे, लेकिन वो कहीं धरातल पे नहीं दिखाई दिए। उसके बाद आपकी सरकार ने भी, पिछली सरकार ने भी, प्रधानमंत्री जी भी आए, बड़े भारी प्रस्ताव आए, लेकिन जो प्रस्ताव दिए गए थे, मैं समझता हूँ 1/4 भी मतलब उसमें नहीं आ पाए। उसके क्या वजह है, क्या नहीं समझते हैं कि अभी भी यहाँ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स, उद्योगपति आने से कतरा रहे हैं, या कुछ सरकारी मशीनरी की प्रॉब्लम्स है? नहीं दादा, कोई समस्या नहीं है। दरअसल क्या है कि ये तरह तरह की चर्चाएं विपक्ष फैलाता रहता है। आप देखो, अभी जो हमारा डेवलपमेंट है वो नोएडा, गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। अब बुंदेलखंड में डिफेंस एक्सपो आ रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही है, आपको पता ही है। बड़ी सैमसंग का इन्वेस्टर समिट के बाद ही उद्योग लगा, जिसमें स्क्रीन हम बना रहे हैं। बड़ी संख्या में मैं कह सकता हूं कि जो हमने 4.5 लाख करोड़ के लगभग एमओयू किए थे, उसमें 90% से अधिक धरातल पर उतर गए। इस बात की जांच आप कर लीजिए, हम लोग फिर डिबेट में बैठ लेंगे। और हमने लोगों से मुख्यधारा, हमने कानून में परिवर्तन किया है। पहले क्या होता था, उद्योगपति को लाते थे, पर्दे के पीछे सपा शासनकाल में सेटिंग करते थे। और आप जानते हैं कि किन लोगों ने कराया था, मुलायम सिंह जी के। वो केवल सीने व्यवस्था को लाकर के एक लोगों के मन में माहौल क्रिएट करना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से प्रदेश में औद्योगिक विकास की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। पिछली सरकार में घोषणा की थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। आप बताइए कितने प्रोजेक्ट हुए और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? और ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जहां इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर वहां पर अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन प्रोजेक्ट्स को दे दिया जाए, मैं समझता बेरोजगारी की भी समस्या कम होगी, विकास भी बढ़ेगा। लेकिन वो विफल रहे हैं, शायद ऐसा मेरा मानना है। दादा मैं बता रहा हूँ, आप देखो ओडीओपी का अभी प्रगति मैदान में मेला लगा हुआ है। अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, अब अभी फोन करो, जो हमारी यूपी की स्टॉल है वहाँ ओडीओपी प्रोडक्ट्स की धूम मची हुई है। आज ही अखबार में हमने पढ़ा है। देखिए, अलीगढ़ के
ताले पीतल का सामान, मुरादाबाद में पीतल का सामान, लखनऊ की चिकनकारी, हमारी पीलीभीत की बांसुरी, अमरोहा की ढोलक, गोरखपुर का टेरिकोटा, इसके अलावा बनारस की साड़ी, भदोही का कालीन। तो दादा इस प्रकार के 2500 नाम तो हमें याद हैं और लगभग हर जगह उन प्रोडक्ट्स को हमने मार्केट में उतार करके उसके लिए प्लेटफार्म प्रदान किया। आप सोचिए, सिद्धार्थ नगर के काला नमक चावल को सब जानते थे लेकिन कोई मार्केट नहीं था। 5 ब्रांड हम चला रहे हैं सिद्धार्था के नाम से, और वहां पर आप जाएंगे तो एक स्टॉल हमने उनको दिया है, उनके पैदावार में कैसे बढ़ोतरी हो, कीटनाशक कम डालें और गुणवत्ता परक लोगों को काला नमक चावल दुनिया को उपलब्ध कर पाएं, हम उसकी पैकिंग बेहतर कर रहे हैं और ये काम जिलावार ज़्यादा चल रहा है, लोगों को हमने जोड़ा है। अब होता क्या है दादा, विपक्ष कुछ ना कुछ तो फैलाता ही रहता है और मैं सबसे कहता हूँ कंफ्यूज ना हो भैया, खुद जाके गाँव में देख लो, और बड़ी संख्या में लोगों को हम सीधे जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आभार है कि वो हमारे बीच आए और हमसे अपनी बातें साझा की, सरकार की नीतियों, रीतियों और कामकाज को लेकर हमसे अपनी जानकारी साझा की। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन शिवांगी, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार के पैरेलल काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, सरकार की सोच को वो अपने प्रयासों से सार्थक बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब ये मौका है, जब हम संवाद कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी एक पहचान मिले, उनको भी एक मंच मिले कि उनके कामकाज लोगों तक पहुंचे। और जब इंडिया न्यूज़ आज इस कार्यक्रम के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंच रहा है तो उनके चेहरे भी, उनके कामकाज भी लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल शैलेंद्र, अब हम बिना देर किए हुए एक एक करके अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं। सबसे पहले मिस्टर अजय दुबे जी को मैं चाहूंगी वो मंच पर आ जाए। एडवांस मेडिकल इमरजेंसी के वो डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं उनको हम बुलाएंगे। मिस्टर डीजे सिंह यादव जी, ऑनर फाउंडर है न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज के। प्लीज़ आप मंच पर आ जाइए।